अब लास्ट क्लास में हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं और अब हम कहाँ जाने वाले हैं वो आपको पता लग जाएगा। लास्ट क्लास तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक तो थॉमसन मॉडल किया था लास्ट क्लासेस में, फिर थॉमसन के पुडिंग मॉडल को डिस्कार्ड करके उसके बाद हमने क्या किया था, हम रदरफोर्ड के मॉडल को अभी तक तो लिए बैठे हैं और रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज दिए बैठे हैं और उसी की, समझ लीजिए रदरफोर्ड के ही क्लासमेट बैचमेट हैं आप उन्हीं के साथ हैं। तो रदरफोर्ड को अभी पहले एक दो स्लाइड्स ऐसी हैं जो सिर्फ जेई और नीट के लिए, एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी टारगेट किया हुआ है या सैट के थ्रू बाहर जाना है या आर्किटेक्ट करना है या एनडीए करना है, वो बच्चे इन दो स्लाइड्स जो मैं बोल रही हूँ इनको छोड़ सकते हैं। बट सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको नॉलेज ही मिलेगी। मतलब इट्स गुड टू डेवलप इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट डेवलप कर लेना चाहिए आपको। बस यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, क्यों पीछे जाना बच्चे। यहां आगे देखो ना, ये पूरी रो खाली पड़ी है बस। सो अब रदरफोर्ड का आखिरी क्या इन्फ्रेंस है, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था रदरफोर्ड को मैं नोबेल प्राइज क्यों दिए बैठी हूँ, रदरफोर्ड को मैं आज के जनरेशन को क्यों पढ़ा रही हूँ, सिलेबस में क्यों है। उसकी एक चीज बहुत कमाल की थी और वो क्या था, वो था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, या कह लो उस जमाने में न्यूक्लियस की फोटो खींचना पॉसिबल नहीं था, एक्सरे लेना पॉसिबल नहीं था। तो उस जमाने में उन्होंने मेरे को साइज दे दिया न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस का रेडियस या डायमीटर इतना होगा। यानी रदरफोर्ड मेरे लिए बहुत, अभी किसी ने मेरे से पूछा कि रदरफोर्ड ही कह गए थे ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, मैंने कुछ खास तवज्जो भी नहीं दी इस बात को, क्योंकि रदरफोर्ड की बाकी सब चीजें गड़बड़ साबित हुई। एक ही चीज उसकी है आज तक, सेंटर में हैवी डेंस कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस है। तो अगर आप रदरफोर्ड को आज से याद रखेंगे तो एक ही बात के लिए, उसने हमको हैवी डेंस कॉम्पैक्ट बॉडी न्यूक्लियस दिया, जो क्लास 9 से आपको बता रहे हैं कि हर एटम के बीचों बीच क्या होता है, एक हैवीली बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसपे चार्ज है पॉजिटिव। और उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डन। अब ये है थोड़ा सा अपर एज, जिसको मैं अपनी क्लास में आज के बाद एक्स्ट्रा एज बोलूंगी, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगा। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जरूरी नहीं जेई नीट, ओलंपियाड्स हैं आपके, कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब ये उसके लिए होगा। तो एक्स्ट्रा एज में आपको क्या नोट करना है, रदरफोर्ड की एक्चुअल सक्सेस सिर्फ ये नहीं थी कि उन्होंने साइज दिया, न्यूक्लियस के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन दी, ये सबकी कॉपी में होना चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन दी उन्होंने, आर, व्हाट इज दिस आर, दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। लास्ट क्लास में तो मैंने बस वैसे ही आपको बता दिया जी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की रेंज 10⁻⁻15 मीटर्स, और उसको एक यूनिट दे दी गई रिस्पेक्ट के लिए, फर्मी। तो आज के बाद फर्मी यूनिट आपको याद रहेगी। तो एक्चुअली में उन्होंने क्या कैलकुलेट किया वो समझिए, जो एनसीईआरटी से बाहर निकल रही हूं मैं। उन्होंने बताया हर न्यूक्लियस का रेडियस, क्योंकि लास्ट क्लास में मेरे पे क्वेश्चन आया था बट मैं इस स्लाइड तक पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए जवाब नहीं दे सकती थी, सारे न्यूक्लियस का सेम कैसे हो सकता है, किसी ने डिस्कस किया था ये, फिर मैंने कहा था तो रेंज की बात हो रही है। वो अब आपको रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली में किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस इज गिवन बाय R0 a⁻⁻3। 1/3 को हम क्यूब रूट भी कह सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट को पावर 1/2 कहते हैं, ऐसे ही 1/3 को मैं क्यूब रूट भी कह सकती हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड रदरफोर्ड की इक्वेशन। रदरफोर्ड की इक्वेशन थी किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस, सुनना एंड लुक एट माय हैंड, मैं क्या कह रही हूं, लिखना बाद में। किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए, ये तो कांस्टेंट है, हर जगह आएगा। व्हाट इज ए, एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मेरे हाथों को देखना, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा हैं तो देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है रेडियस, जितने ज्यादा होंगे रेडियस बढ़ता जाएगा, जितने कम होंगे रेडियस छोटा होता जाएगा। तो जैसे जैसे ए बढ़ता गया रेडियस भी बढ़ता गया, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रदरफोर्ड। देख पा नहीं रहे न्यूक्लियस को, उन्होंने एग्जैक्ट रेडियस निकालने का फॉर्मूला दे दिया। What will this A tells me? This A tells me कितना मास है उसका, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके हिसाब से उसका क्यूब रूट लीजिए और उसको एक कांस्टेंट R0
की कोई वैल्यू दी होगी, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास अप्रॉक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट रेडियस आ गया। दिस इज द रीजन रदरफोर्ड आपके सिलेबस में है, जबकि उनकी कोई और बात ऐसी नहीं है जो हमें सही लगेगी। आज की क्लास उसी पे। तो यानी कि रेडियस ऑफ, और ये आर नॉट कांस्टेंट क्या है, ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने नाम पे कैपिटल आर रखा, ज्यादातर साइंटिस्ट ने अपने नाम का अल्फाबेट जरूर डाला है उसके अंदर। तो आर नॉट इज कांस्टेंट गिवन बाय रदरफोर्ड। आपने चाहे एनसीईआरटी करनी हो, सिर्फ मैं जब क्लास 11th में थी, आई वॉज द लीस्ट एम्बिशियस पर्सन ऑफ माई क्लास। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूं मैं, और लीस्ट एम्बिशियस। लेकिन जैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में चलता था कुछ, तो सबसे ज्यादा मैं लिखती थी, सुनती थी। मैंने फॉर्म भी नहीं भरे कोई। दैट वाज द टाइम जब ऐसी अवेयरनेस नहीं थी कि हमें कुछ करना है। मतलब हमारी पूरी क्लास जो 45 स्टूडेंट्स की थी, उसमें सिर्फ 6 बच्चों ने उस जमाने में जेई को बोलते थे, हर स्टेट का अलग होता था, पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। सिर्फ 6 बच्चों ने पीईटी दिया था, बाकियों को ना पता था कुछ देना है, कुछ नहीं। जैसे आप अभी आपसे पूछूं क्या करना है, तो आपके पास कुछ बड़े बड़े शब्द जरूर होंगे, लेकिन एक्चुअल पाथ नहीं पता होगा। बट आई वॉज क्यूरियस टू नो। और कई बार मेरे टीचर्स मुझे कहते थे कि अंजना तू इसको छोड़ सकती है चाहे तो, तूने आईआईटी तो देना नहीं है। बट आई ऑलवेज सेड एंड आई ऑलवेज वांटेड, आई वांट टू बी एजुकेशनली साउंड। मेरे को पता है कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे को कोई खास नहीं एम्बिशन को फॉलो करने दिया जाएगा। जिस तरह की मेरी फैमिली थी, मुझे पता है मेरा फ्यूचर क्या होना है। बट स्टिल आई वॉन्टेड टू हैव एजुकेशन वेरी साउंड, कि मेरे को आना तो चाहिए। मैं अपनी क्लास में किसी से ये नहीं कह सकती मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरे को आगे कुछ करना नहीं है। सेम इज फॉर यू। आपने क्या करना है क्या नहीं करना, वो ना इस क्लासरूम से बाहर छोड़ के आया करो। इंजॉय नॉलेज। आपको नहीं पता ये नॉलेज सड़क पे चलते चलते कहाँ आपसे कोई पूछ के आपको जज करता फिरेगा। और आप हो सिर्फ एनसीईआरटी के लिए, आप हो सिर्फ नीट के लिए। और जिस दिन आप क्लास में जेई एडवांस वालों का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, बाय गॉड एक अलग ही फील गुड फैक्टर आता है, तुम हो क्या, हम नीट वाले तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये लाने का नाम है क्लास 11th। सो हमेशा नॉलेज के लिए ओपन रहिए। आपने क्या एग्जाम देना है क्या नहीं देना, आपको नहीं पता। सरकार हर साल जुलाई में एक नया फतवा जारी कर देती है, अब ये लेसन डाल दिया गया, अब ये लेसन काट दिया गया, अब नेगेटिव मार्किंग -2 कर दी गई है, अब नेगेटिव मार्किंग -1 कर दी गई। यही मजाक चल रहा है हमारे साथ। सो इफ यू आर ओपन टू नॉलेज, यू बिलोंग टू एक्चुअली नॉन मेड। नॉलेज के लिए हैं आप लोग। आप लोग ये मत सोचना मेरे को फलाना एग्जाम क्रैक करना है, मेरे को आज के क्लास टेस्ट में क्वेश्चन में नंबर लाने हैं, नहीं। आपको क्या करना है, आपको नॉलेज लेनी है कि कल को रदरफोर्ड के बारे में 10 साल भी कोई बात करे, इतना धुंधला धुंधला याद हो भाई, रदरफोर्ड का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की कुछ इंफॉर्मेशन थी, जिसके लिए उसको आज भी किताबों से हटाया नहीं है, बाकी पल्ले छोड़ा नहीं हमने उसके कुछ, वही अब हम रिजेक्ट करते फिरेंगे। सो अब मेरे पास ये कांस्टेंट उन्होंने दिया कि यहां पर ये पुट करो। आपको कैल्शियम का रेडियस निकालना है, तो ए क्या पुट करोगे, 40। आपको फ्लोरीन का निकालना है, आप ए क्या पुट करोगे, जो भी एटॉमिक मासेस आपको हम देंगे, एटॉमिक मासेस रटने मत लग जाना, हर एक के एटॉमिक मास हम देंगे। आर्गन का निकालना है, पुट करोगे 40, आसपास आएगा, सेम आएगा रेडियस। इसी तरह से आपको मान लीजिए कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम का निकालना है, तो आप मास उसका पुट करोगे। जिसका भी रेडियस निकालना है उसका यहां पे मास पुट किया, R0 R0 एक वैल्यू है वो पुट करी, यू विल बी विद द रेडियस। दिस इज ब्यूटी ऑफ रदरफोर्ड। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन अगर मैं आज आपको सवाल दूं, मैं करने को नहीं कह रही, अब नोट करिए इसको, लेकिन दूं तो आप कर सकते हैं इसको। R0 की वैल्यू फिक्स है, ए की जगह क्या पुट करोगे कार्बन के लिए, 12 जी, 1 पॉइंट, और इंटू 10 की पावर। एक बार हम ना पुरानी एनसीईआरटी से चेक कर लेंगे, जो वैल्यू होगी एनसीईआरटी की माननी होगी हमको। एंड अभी थोड़ी देर में ममता एक बार चेक कर लेना अपनी एनसीईआरटी से, वैसे शायद ही दे रखा हो पुरानी एनसीईआरटी में भी, बट एक दो जो अपने ऑथर्स हैं उससे चेक कर लेना, मेरी बुक में गलत भी हो सकता है बुकलेट में, ठीक है। R0 की वैल्यू लिखवा देंगे। आ गया सबके पास, यहां रदरफोर्ड क्लोज। तो अब हम कहां पहुंचे हैं, हम पहुंचे हैं रदरफोर्ड के एटम को सही मानती हुई जनरेशन में। अब आगे के रिसर्च क्या हुए, थोड़ी फिजिक्स हमें पढ़नी पड़ेगी आज, ताकि हम इस बात पे पहुंच पाए
कि आगे क्या आया इसके बाद। कोई ऐसा रिसर्च आया जिसने रदरफोर्ड की आंखें खोली? तो यस, रदरफोर्ड के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे रदरफोर्ड से, वो जवाब दे पाए। अब हम उधर जा रहे हैं। एक क्लास और अगली क्लास लगेगी, 2 क्लासेस पूरी लगेंगी कि हम रदरफोर्ड को जाके नॉक नॉक करें, सर हमारे 2 सवालों के जवाब दो। Rutherford will fail both of the questions. And when both of the question will be failed by Rutherford, फिर Rutherford surrender कर देगा, not my job, अब आप लोग ढूंढो एटम क्या है। तो अब हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब उसके लिए एक्स्ट्रा एज एक और, अब कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है एक्स्ट्रा एज, यानी स्पेसिफिकली जेई एडवांस के लिए, नॉट फॉर नीट एट ऑल। स्पेसिफिकली जेई एडवांस के लिए एक इंफॉर्मेशन है आपके पास कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आपने कभी सुना है कोई इंसान लेटा है, बैठा है, उसका वजन ज्यादा होता है, फील, और कोई चल रहा है बहुत लाइट फुटेड तो वो हल्का फील होता है। कई बार होता है कि एक डांस मूव ऐसा है जिसमें एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को लिफ्ट करना है, तो एक होता है डेड मास, बिल्कुल ही छोड़ दिया, करो जी लिफ्ट, तो बंदे से उठाया नहीं जा सकता उसको। जिस भी डांस पार्टनर को उठाना है उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से सपोर्ट देना पड़ता है। और वो सपोर्ट क्या है? कभी भी खड़े खड़े इंसान को अगर कोई दूसरा इंसान उठाता है तो उसका मास बहुत फील होता है, लेकिन अगर जिसको उठाना है वो थोड़ा सा लाइट फुटेड चल रहा है तो उसको बहुत इजीली उठाया जा सकता है। आप देखेंगे डांस मूव्स में हमेशा जब भी लिफ्ट्स आते हैं, दूसरे पर्सन को, जिसको लिफ्ट करना है हमको, वो हमेशा एक मूवमेंट में होता है, हल्का फुल्का चल रहा होता है, तभी उसको उठाया जा सकता है। यानी कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है उसका वजन कम फील होता है, जब कोई पार्टिकल स्टैंडिंग है, खड़ा है, जिसको डेड मास कहते हैं, वो ज्यादा फील होता है। क्या मतलब है? और ये थोड़ा फिजिक्स से लेके आए हैं हम। उसका मतलब ये सेम तो फिर मेरे को इलेक्ट्रॉन पे भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास मूविंग में कुछ और है और रेस्ट में कुछ और है। तो किसी भी चीज का नहीं मैं बात करूंगी, मैं अपने सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी। अगर मेरे को ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज हैविंग सम वेलोसिटी, वी स्टैंड्स फॉर सम वेलोसिटी, जब ये मूव कर रहा है उस वक्त मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नोट करने से पहले समझ लेना फिर नोट करना। ये जेई एडवांस के लिए कैटेगरिकली, एक्स्ट्रा एज का मतलब ही जेई एडवांस है। मास ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, जब रेस्ट पे है इलेक्ट्रॉन, जो आपको लास्ट क्लासेस में बता दिया गया, वो है इलेक्ट्रॉन का डेड मास, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पड़ा है तो ये उसका मास है। लेकिन जब वो मूव कर रहा है, इट इज डिवाइडेड बाय समथिंग। डिवाइड होते ही चीज तो छोटी हो जाती है, ठीक है, हल्का हो गया इलेक्ट्रॉन। किससे डिवाइड किया? 1 माइनस ब्रैकेट में दिस इज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। जिस भी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय सी सिंबल, स्मॉल सी सिंबल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, और वो क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला जो लोग देख रहे हैं, जिनको बेसिक मैथ्स आती है, मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन लाइट की ही वेलोसिटी से मूव करता, व्हाट विल बी इट्स मास? इनफाइनाइट। क्यों? दोनों सेम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैचेस विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, दोनों कट जाएंगी, दोनों कट जाएंगी, 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट। अगर हम कामयाब हो गए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैच करने में वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब कभी बोलो ना इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग जे एडवांस लेवल क्वेश्चन, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है इफ इट इज एट रेस्ट। अब ये शब्द जुड़ जाएगा, एट रेस्ट। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी के लिए बिल्कुल नहीं था, ये नीट के लिए बिल्कुल नहीं था, बट ये जेई एडवांस के लिए जरूर था, और नॉलेज को कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। बस यही चलना है अब, यही सारे सवाल पूछने हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का मास किसने दिया? आपको बताया भी नहीं मैंने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दे मैंने, किसने दिया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो इस लेक्चर, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। जिस दिन मैं बताऊंगी चार्ज मिल गया, उस दिन बता पाऊंगी मास कैसे मिला। जिसको आज तक मैं देख नहीं पाई तराजू में तोलने की तो बात ही भूल जाओ। उस एक्सपेरिमेंट को समझने लायक बहुत टफ एक्सपेरिमेंट है, अभी पढ़ाऊंगी तो। और एंड ऑफ चैप्टर में पढ़ाती तो मेरे को 15 मिनट में आपको समझ आ जाता है, तो वहां पहुंचेंगे, ये सारे सवालों के ही जवाब आपको मिलेंगे। नोटेड एवरीबॉडी?
हाँ, आर नॉट वैल्यू यहाँ करेक्ट है, बुकलेट में गलत दे रखी है, उसको करेक्ट कर लेना। आ गया सबके पास? चलिए, अब आप लोगों के जो लोग भी पिछली क्लास किसी वजह से नहीं लगा पाए थे, वो इससे कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा रहा होगा कि क्या चल रहा है। चलिए, अब रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट बहुत पॉपुलर हुए, रदरफोर्ड के स्टूडेंट, रदरफोर्ड अपनी देके अपना रिटायर हो गए। रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। आपको आज ये नहीं पता चलेगा, पहले मैम ने ये डॉट पढ़ाया, फिर मैम ने ये डॉट पढ़ाया, दोनों में कोई लेना देना नहीं है, फिर मैम ने ये डॉट पढ़ाया। अगली क्लास में इन तीनों डॉट को जोड़ के रदरफोर्ड के घर जाएंगे। सर, यू सेड दिस, बट नाउ आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो आज ये तीन डॉट पढ़ेंगे, इसीलिए कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। अगली क्लास में इन तीन डॉट को जोड़ के सवाल पूछेंगे रदरफोर्ड से। वो सवाल आपकी क्लास 9th की बुक में है, बट आप वैसे पूछ ही नहीं पाते हो। तो अब रदरफोर्ड के स्टूडेंट ने क्या किया, उनका नाम था मोस्ले। साइंटिस्ट मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो बड़ा ही बढ़िया था। आप में से किसी ने अभी, जैसे मेरे से वहां से एक सवाल आया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नापा कैसे, आप में से अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा, और पूछ ही लेते एक आध दिन में, ये एटॉमिक नंबर पता कैसे लगा? जब आप कह रहे हो आज तक एटम कोई देख नहीं पाया, इलेक्ट्रॉन कोई देख नहीं पाया, न्यूक्लियस के अंदर घुसना मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पता नहीं क्या क्या हमें तामझाम करने पड़े, तब तो थे भी नहीं। आखिर ये पूरा पीरियोडिक टेबल खड़ा कर दिया आपने। सोचा कभी एटॉमिक नंबर जाके गिन के आया कोई, इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन? नहीं। कर्टसी मोस्ले, मोस्ले वॉज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। क्या किया मोस्ले साइंटिस्ट ने, बड़ा ही बढ़िया तरीका उन्होंने एटॉमिक नंबर निकालने का लगाया। और वो क्या, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके पास एटम्स पॉसिबल थे रूम टेम्परेचर पे इकट्ठे करने, संभालने, जो रिएक्ट ना करें, ब्लास्ट ना करें। आ जाओ जी, कोई बात नहीं, अभी तो शुरू शुरू में सॉरी चलेगी। नाम बताना। बस तुम्हारे लिए ही 3 बालक ढूंढ के रखे हैं सेक्टर 44 वाले, और तुम ही नहीं। हाँ, बैठो बैठो बैठो। ईशान 44 से आते हो ना? 34 हो। 44 वाले कौन दो बच्चे थे? एक आप और एक आप, ठीक है। मैं 34 तो ये खड़ा, तभी 2 बजे लंच हो रहा था तुम्हारा। चलिए, एनीवेज, अब आप मेरे को यहाँ पर मोस्ले साइंटिस्ट की बात को समझो। सपोज आप लोग ही मोस्ले हैं, मान लीजिए। कुछ मेटल जो आप हैंडल कर सकते हो मैं ले आई। कैल्शियम, आयरन बड़े आराम से रूम टेम्परेचर पे हैंडल हो सकता है। आयरन, कैल्शियम को आग नहीं लगेगी, ला सकते हैं हम रूम टेम्परेचर पे। कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट, ये सारे मेटल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे सरवाइव इजीली करते हैं। आयरन तो पता ही है आपको, बाकी नाम नहीं सुने होंगे, रियल लाइफ में देखे नहीं होंगे, वो भी धीरे धीरे हम दिखाएंगे आपको। तो इस तरह से 10-12 मेटल को उठा के ले आए वो, जो उनके लिए हैंडल करने आसान थे उस जमाने में। उन्होंने हर मेटल पे क्या किया, हर मेटल पे उन्होंने एक्सरेज प्रोड्यूस कराई। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, बेसिक साइंस, एनीवन जिसका थोड़ा सा फिक्शन में इंटरेस्ट हो, साइंटिफिक एप्टीट्यूड हो, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं? हम्म, यस। कोई भी एक हैवी मेटल, जैसे मैं टाइटेनियम ले आई, टंगस्टन ले आई, सॉरी, टंगस्टन काफी हैवी है, गोल्ड और सिल्वर महंगा पड़ता है, इसलिए वो नहीं लाई। तो हमारे एक्सरे उतने ही महंगे हो जाएंगे। आज 300 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सरे हो जाता है। अगर वो टंगस्टन की जगह गोल्ड लेने लग गए ना, तो वही 3,000 का हो जाएगा। सो आम आदमी तक चीज पहुंचाने में हमें कॉस्ट भी देखनी होती है। तो मैं सपोज ये एक टंगस्टन की प्लेट है। अब कभी भी कोई एक्सरे कराए, पूछोगे जरूर, ये जो प्लेट है ये किस चीज की है, प्लीज डू आस्क। ये है साइंस का बच्चा, पूछे ये जो आप प्लेट लगा रहे हो लोहे की है, स्टील की है, पीतल की है, किसकी है, जस्ट आस्क एंड सी। क्या वो बता पाते हैं? वो बताते हैं। तो एक प्लेट जो होती है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए जाते हैं। बम्बार्ड कराने से इतनी स्पीड से आ रहा है, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती, एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी होगी। अच्छा, वो मेटल सॉलिड है, वो आग भी नहीं पकड़ रहा, कहीं नहीं एनर्जी वेस्ट हो रही, ना कोई लाइट आ रही है, कहीं तो जाएगी एनर्जी। जैसे इस हैवी मेटल से, वो जो एक्सरे की मशीन होती है जिसके बीच में आप हो,
जैसे ही उस हैवी अल्फा पार्टिकल्स एक हैवी मेटल पे स्ट्राइक कराए जाते हैं, उससे एकदम से रेडिएशंस निकलती हैं जिसको आप कहते हो एक्सरे। वो एक्सरे आपके एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, वो एक्सरे आपके बॉडी पार्ट पे आके पेनिट्रेट करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पकड़ लेता है उसको। तो किसी भी हैवी मेटल के ऊपर आपने अगर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए या कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए, उससे बहुत सारी रेज निकलती हैं जिसको बोलते हैं एक्सरेज। अब वो एक्सरे मैंने हिट कराई किसके ऊपर? कैल्शियम, आयरन, ये सारे एटम्स के ऊपर। सोचो एक्सरे आ रही है इधर से। अच्छा, एटम लास्ट क्लास में बात होगी, ज्यादातर खोखला है, हॉलो है, राइट? उसका सारा पार्ट तो खाली है। जो मैंने इस रूम में बात की थी, सिर्फ बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, बाकी सारा का सारा हिस्सा जो है वो एम्प्टी है। और बीच में हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलना, बहुत ही हल्के हैं, नेग्लिजिबल मास, नाम मात्र, राई के दाने के बराबर है। तो एक्सरे इसको पेनिट्रेट करके किससे टकराएगी? वही हैवी डेंस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उससे। अब ये रेज हैं, एनर्जी लेके आ रही है, एनर्जी कहां से डिस्ट्रॉय होगी? एनर्जी फिर किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जैसे उन एक्स रेज को इस न्यूक्लियस से टकराने का मौका मिला, इन्होंने फिर रेडिएशंस प्रोड्यूस करी। जो भी रेडिएशंस थी उसका नाम नहीं दे रहे, इसी बात के 2 लेक्चर लगने मेरे को रेडिएशंस के नाम देने। अब तो इससे कुछ रेडिएशंस निकली, इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को नापा मोस्ले ने। इमेजिन क्या किया? कैल्शियम, आयरन, टंगस्टन या जो भी और मेटल उनको मिले, वेनेडियम, कोबाल्ट, इन सभी मेटल्स के ऊपर दबा के एक्सरे डालते रहे। एक्सरे डालने से जो रेडिएशंस रेडिएट होके आई, उनकी फ्रीक्वेंसी नोट करते रहे। एंड व्हाट ही फाउंड, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग है। क्यों? रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, पता है रदरफोर्ड एटॉमिक मास बोल के गए हैं। इसका मतलब सबका एटॉमिक मास अलग है, इसका मतलब सबका एटॉमिक नंबर अलग है। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल क्या थे? पॉजिटिव। न्यूक्लियस के अंदर क्या पॉजिटिव चीज है? प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल को धक्का देने वाला या टकराने वाला, सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला कौन होगा? प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल को अगर किसी से सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है तो प्रोटॉन से। तो अब मोस्ले ने इन सारे डेटा को कलेक्ट किया और उन्होंने क्या कहा? मैं एक चीज देख रहा हूं, एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, हर न्यूक्लियस से, हर एटम से टकरा के आने वाली जो वेव है, जो रेडिएशन है, जो भी आप आज की डेट में उसको वेव्स, रेडिएशंस जो भी बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, अगली क्लासेस में आपको पता चलेगा। वेव को ही स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम आएगा। तो जो भी वेव या रेडिएशन निकली, उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इसका न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस में चार्ज एक ही चीज का है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। फ्रीक्वेंसी बदलती गई मतलब जेड बदलता गया, तो उनको एक लिंक मिल गया। मेरे को फ्रीक्वेंसी पता है, वो तो मैंने जैसे ही उसके अंदर से वेव निकली, एक डिटेक्टर लगाया, डिटेक्टर ने चेक करके बता दिया भाई फ्रीक्वेंसी ये है इसकी। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई और हर एक मेटल की अलग अलग आई, और हर एक मेटल में क्या चीज अलग थी? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो पक्का वो एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। बस अब उनका रिसर्च कुछ सालों का लगा, तो उनकी लाइफ में उन्होंने मेन रिसर्च यही किया। अगले चैप्टर में आप देखोगे। किसी को पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? मोस्ले। एट द एज ऑफ, एनी आइडिया? 27 साल की उम्र में उन्होंने पीरियोडिक टेबल दे दिया, एंड ही डाइड एट 28। व्हाई ही डाइड? वर्ल्ड वॉर 2 में कंपल्सरी कर दिया था, देश के हर नौजवान को वॉर पे जाना पड़ेगा। देयर इज हिस्ट्री बिहाइंड इट। बहुत मना किया साइंटिफिक अथॉरिटीज ने, प्लीज मोस्ले को वॉर पे मत भेजिए, बिकॉज अगर वो 20, 25, 30 साल और जी गए तो वो बहुत सारे ऐसे रिसर्च हमें दे जाएंगे जिसको आगे लाने में डबल ट्रिपल ईयर्स लग सकते हैं। ही वॉज सो गिफ्टेड, बट हिज गवर्नमेंट इंसिस्टेड एवरीबडी हु इज अबाउट 25 हैज टू गो टू वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 में ही डाइड। तो मरने से पहले वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल छोड़ गए जो आप पढ़ते हैं। तो अगर वो और जीते तो पता नहीं हमारे लिए कितना इजी लाइफ होती। वो चीज जो 50 साल में हुई उसके बाद शायद वो 20 ही साल में हो जाती। बट ही वॉज द वन। इसके बाद, इसकी थ्योरी के बाद पीरियोडिक टेबल पैदा हुआ जो आप देखते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा।
तो मोस्ले का कुछ भी तुम्हारे को खटकेगा ना अभी, वो सेकंड चैप्टर में खुल के आएगा। बट क्योंकि अब मेरे को पूरी हिस्ट्री पढ़ानी है, रदरफोर्ड के बाद मोस्ले का कंट्रीब्यूशन, मोस्ले के बाद मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन, मैक्सवेल के बाद प्लैंक्स का कंट्रीब्यूशन, इतने सारे साइंटिस्ट के नाम लिए मैंने, मोस्ले, देन मैक्सवेल, देन प्लैंक। इन तीनों ने मिल के जाके रदरफोर्ड की धज्जियां उड़ाई हैं कि सर हम नहीं मानते आपको। फिर इन तीनों के रिसर्च को मिलाया रेडबर्ग साइंटिस्ट ने, इन चारों के रिसर्च को मिलाया बोहर ने, जो क्लास 10th में आपको दे दिया। 4 साइंटिस्ट मिस थे आपकी हिस्ट्री से। तो बोहर पे पहुंचने के लिए मेरे को कम से कम 5 से 7 लेक्चर्स लगेंगे अभी, तो बोहर अभी पैदा हुए नहीं है। सो इससे मुझे ये पता चल गया फ्रीक्वेंसी जेड पे डिपेंड करती है। बस अब उनका रिसर्च इतना रह गया, ये फॉर्मूला बना दो। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी मेरे को इक्वालिटी के साइन में लाना पड़ेगा तो मुझे एक कांस्टेंट ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने वो मेहनत की, बट उनका एक्सपेरिमेंट का डेटा आपको दिखाऊं क्या था। उन्होंने हर एटम के न्यूक्लियस से टकरा के निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। ये ग्राफ पढ़ना सीखिए। कौन से मेटल्स लिए? कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। ग्रीन में उनके मैंने जेड लिखे हैं, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उनसे जो फ्रीक्वेंसी निकली वो यहां लिखी है। अभी समझना बच्चों, ये बहुत नई चीज है आपके लिए, लिख लेंगे आराम से, वी हैव टाइम। यहां से ये क्या है, 10, 11, 12, 13, ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। यहां पर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻⁻8 मीटर्स को प्लॉट किया है। यानी अगर यहां पर इस वैल्यू को आप 10.2 समझते हो तो इट मींस इसकी वैल्यू 10.2 है। तो यहां उन्होंने निकलने वाली फ्रीक्वेंसी और यहां उन्होंने न्यूक्लियस का जेड, जेड माने प्रोटॉन्स, जेड माने एटॉमिक नंबर, उसको प्लॉट किया। कोई एटॉमिक नंबर ऐसा नहीं था जिसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट मैच करता हो। ये तो फिंगरप्रिंट हो गए। जैसे ही 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते, वैसे ही 2 एटम से निकलने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। यानी आई कैन यूज फ्रीक्वेंसी टू आइडेंटिफाई न्यूक्लियस। उससे फिर बहुत मोटिवेशन रहा कि ये तो बहुत कमाल हो गया। और इस कमाल को जरा अब हम छोटे छोटे बच्चे जो सामने बैठे उनके समझने लायक बनाते हैं, तब है कोई साइंटिस्ट जो सामने वाले को समझा सके। फिर उन्होंने बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए अपने फॉर्मूले में कुछ चेंजेस किए। जो z था उसको -1 किया, क्योंकि देखा कि एग्जैक्ट नंबर इस तरह से आ रहा है कि -1 कर दो। फिर कहा भैया प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी की जगह जब इक्वालिटी लाए तो ये ए अल्फाबेट, स्मॉल ए, उन्होंने अपने नाम पे एम नहीं किया, ए कर दिया एक अल्फाबेट, और प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वालिटी आ गई। अब बच्चों सोचो लैब में मोस्ले का काम क्या था। उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी निकाली यहां पुट करी, ए अगेन एक कांस्टेंट था जो उन्होंने फिक्स कर दिया एक वैल्यू, जेड आ जाएगा। तुम बोलो किस एटम का जेड चाहिए? एटॉमिक नंबर ऐसे निकले। तुम्हें क्या लगता है कैल्शियम के 20 प्रोटॉन कौन गिन के आया है? राइट। स्कैंडियम के 21 प्रोटॉन कौन गिन के आया है? कोई भी नहीं। इट वाज मोस्टली हु वाज गिफ्टेड विद दिस स्किल। आज भी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है बच्चों। इतनी एडवांसमेंट होगी, कौन से प्लेनेट को हमने छोड़ रखा है जहां हम ना पहुंचे हो? क्या नहीं सैटेलाइट के हेल्प से आ चुका, क्या स्पेस हमने एक्सप्लोर किया है। स्टिल हम ये नहीं कह सकते आज भी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मोस्टली गलत दे के गया था। ही वॉज सो गिफ्टेड। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 वाया दीज कैलकुलेशन आया। उन्होंने ए पुट किया, वो जो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर निकली थी एक्सरे हिट कराने पे, उस फ्रीक्वेंसी को मेजर किया एंड ही केम आउट विद दिस फॉर्मूला। Z20 है तो आंख बंद करके कैल्शियम का Z उन्होंने 20 दिया। उनको गए कितने साल हो गए, आज भी मैं 20 को 21 नहीं कर सकती, बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही वॉज अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ द साइंटिस्ट मोस्ले, जो कि अगर कुछ साल और जिंदा रहते तो क्या ही कर जाते। तो टेस्ला जो अब है वो टेस्ला कई साल पहले होती, इलॉन मस्क जो अब है वो कई साल पहले होते, हम पता नहीं स्पेस में कितना कुछ बहुत पहले कर चुके होते। अब मोस्ले को समझ के नोट करिए, बहुत ज्यादा आपको ये समझ आएगा नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो जो चीजें आपको पता ही नहीं है कि कैसे निकाले जाते हैं, साइंटिफिक डेटा से इन्फ्रेंस कैसे निकलता है।
सो ये जेई एडवांस, नीट, जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यस, मैं बहुत ज्यादा जवाब दे नहीं पाऊंगी, स्टिल कोशिश करूंगी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उनकी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। जब उन्होंने देखा हर केस में फ्रीक्वेंसी और जेड में इतना ही फर्क आ रहा है, फ्रीक्वेंट जेड वैसे नहीं पता था, एग्रीड, लेकिन एक कांस्टेंट ऐसा पुट किया जाता। देखो कांस्टेंट की जो कैलकुलेशंस है ना, मतलब अभी बहुत सी ऐसी चीजें नहीं जिसके जवाब हम 11th के बच्चे को दे ही नहीं सकते। आपको पोस्ट डॉक्टरेट तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आप लोग, अभी तो मैं जो लेटेस्ट मॉडल दूंगी ना आपको चैप्टर के एंड में, श्रोडिंगर, उसकी एक इक्वेशन की पूरी सॉल्यूशन एक बुक है। श्रोडिंगर का जो आएगा उसके लिए पूरी एक बुक पढ़नी है आपको, एक इक्वेशन की सॉल्यूशन। वी कांट गिव यू, वो पॉसिबल ही नहीं है आप तक पहुंचाना। उसके लिए आपको डॉक्टरेट के भी आगे जाना पड़ेगा, पीएचडी के भी आगे जाना पड़ेगा। बट आप वैसे एक चीज सोच के देखो, डोंट यू थिंक इट इज वेरी फिक्शनल, वेरी हाइपोथेटिकल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, कि उस जमाने में किसी ने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज एमिटेड से पता लगा लिया कि अंदर कितना भारी है, कितना भारी है, उससे प्रोटॉन गिन लिए, इतना मास है, और इतने मास से आप सोच के देखो। मैं बहुत लंबा क्लास को नहीं खींचना चाहूंगी। अगर मेरे को यह अंदाजा है कि मैं एक रूम में आधा किलो के एक भारी चीज से एक्सरे टकराती हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, और एटम में फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, मैं यूनिटरी मेथड से रिलेट कर सकती हूँ कि अगर आधा किलो के न्यूक्लियस से इतनी आ सकती है फ्रीक्वेंसी, और आ रही मेरे पास इतनी है, पक्का कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 होगा मास, 20 प्रोटॉन के बराबर मास होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच गोज हेयर, विच वी कैन नॉट टेल यू। चैप्टर के एंड तक बहुत चीजें आ जाएंगी जो आपको जवाब मिल जाएंगे। आज अगर आप मेरे को पूछोगे रदरफोर्ड की लिमिटेशन, आज मैं मानूंगी ही नहीं, और अगली क्लास में रदरफोर्ड की बहुत लिमिटेशन निकालेंगे। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम। यस, इस पे ज्यादा सवालों के जवाब मैं दे नहीं पाऊंगी, मैं पहले ही बता दूं। यस, फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो रही है एक्चुअली। मोस्टली और रदरफोर्ड का मिला जुला है सारा, उन्हीं के स्टूडेंट थे, उन्हीं के रिसर्च को आगे लेके गए वो। यहीं से भाई, सारी प्रॉपर्टी तो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन तो कोई देख ही नहीं पा रहा था, सारी प्रॉपर्टी तो न्यूक्लियस ही डिसाइड कर रहा है अभी तक। जब फ्रीक्वेंसी डिसाइड सिर्फ इस बात से हो रही है कि प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि टकरा न्यूक्लियस पे रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इतना हल्का फुल्का है, उड़ गया, इसलिए नो कमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे भी शुरू होंगे, लेकिन अभी हम हिस्ट्री ऑफ एटम पे हैं। पहले हमें ये पता हो आखिर ये बातें शुरू कहां से हुई, ये जेड आया कहां से। इसीलिए ये एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ जेई के टफ क्वेश्चंस जो आते हैं एडवांस के, ये उसका हिस्सा है। यू वॉन्ट फाइंड देम इन पास्ट ईयर्स ऑफ नीट, यू वॉन्ट फाइंड देम इन पास्ट ईयर्स ऑफ जेई, जेई में फिर भी मिल जाएगा। और इसका थोड़ा और बेटर डिटेल अगले चैप्टर में आएगा, पीरियोडिसिटी शुरू में ही, पीरियोडिसिटी की शुरुआत ही इस ग्राफ से करेंगे, क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था। तब शायद मैं आपको कुछ और सवालों के जवाब दे पाऊं। अभी आपके पास वेव्स नहीं है, आपके पास रेडिएशंस नहीं है, आपके पास मैक्सवेल, प्लैंक, रेडबर्ग नहीं है, मैं उससे पहले कैसे जवाब दूं? आई एम बाउंड। आप देख रहे हैं मेरी आज की हेडिंग, वेव्स। जब तक मैं वेव्स नहीं पढ़ा देती, मेरे पास इसका जवाब नहीं है ही नहीं। 2-3 लेक्चर बाद कुछ कुछ आ जाएगा, आप खुद ही बता दोगे अच्छा उस दिन ये हुआ था। तो वो डॉट्स जोड़ने लायक बनना है, अभी बताया तो रट्टा हो जाएगा। विच बेटा उसकी वैल्यू की रेंज है। मैंने फ्रीक्वेंसी का तो म्यू सिंबल लिख दिया, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज देखी सारी, अब आपने बचपन में ग्राफ बनाए होंगे, सारे ग्राफ की एक साइड की वैल्यूज हैं 2 × 10⁻10। तो ग्राफ में कभी भी 2 × 10⁻10 नहीं लिखा जाता, ये बता दिया जाता है इस एक्सिस पे जो हम लिख रहे हैं ना वो सारे 10⁸ में, लेकिन हम 2 3 4 5 6 लिखेंगे टू सिंप्लीफाई थिंग्स। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू इस पे अभी और सवाल मत पूछिए। आप लोग नहीं हैंडल कर सकते, कुछ दिन में कर लेंगे। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है कि कल को कोई मोसले की इक्वेशन पूछ ले, आपको आनी चाहिए। इस टॉपिक को कराने के दो ही तरीके हैं, या तो मैं छोड़ दूं, या मैं इतना बता दूं कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तुमको हिट कर जाएगा ये। मैं छोड़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें ये हिट करेगा।
मैं ही करवाऊंगी, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चीजें दूसरी बार में समझ आती है, पहली बार में नहीं आती। पहली बार तो शौक लगता है, कर क्या रहे हो बात, केमिस्ट्री ऐसी थोड़ी होती है 10th तक। ठीक है, अभी तो ये लग रहा होगा। करिए नोट, इसको ग्राफ को बनाइए। बट एनसीईआरटी के लिए नहीं है जरूरी, जिन्होंने सिर्फ अपना स्कूल एग्जाम्स को टारगेट बनाना है, सिर्फ का मतलब वो कम नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, वो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। नमन, आज तुम मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट सिटिंग में चाहिए, और नींद में नहीं, उबासियों में नहीं, थके मतलब बोर बोर नहीं होने चाहिए हो आज। आज थके हुए नहीं, आज तीसरी क्लास है। आज से मुझे वो दिखना चाहिए कि बच्चे अब मेरे से आई टू आई कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी से भी आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आप बच रहे हो, छुप रहे हो। पर्सनालिटी में ये आता है। तो आई विश आप मेरे से आई टू आई कांटेक्ट करें। मुझे सब पता है, आपको, आप सबका इस वक्त स्टेटस क्या है, सिचुएशन क्या है। नथिंग इज हिडन, सो बी कॉन्फिडेंट, नोबडी इज जजिंग यू हेयर। आ गया सबके पास ग्राफ? बनाइए फटाफट। तो मोस्ले के बाद अब थोड़ी काम की बात करते हैं। बहुत हो गया ऐसा हाई फाई जो हमें समझ नहीं आ रहा, आपने बता दिया बस। बहुत सारे डॉट्स हमने जोड़ने थे। अब कुछ चीजें जो रदरफोर्ड और मोस्ले के बाद कॉमनली डिस्कवर होती गई, हमारी लिस्ट में ऐड होती गई, और हम डेल्टन को, रदरफोर्ड को पीछे छोड़ना शुरू करते रहे। भाई वो तो गड़बड़ केस हैं, वो नहीं हमें समझ में आते। तो कुछ लोगों के पेन चल रहे, तो मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पकड़ लीजिए क्विकली। 26 आयरन, कोबाल्ट 27। कोई एटॉमिक नंबर रटने की जरूरत नहीं है, पूरी केमिस्ट्री में कोई एटॉमिक मासेस नहीं। हर तरह के एग्जाम में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस देना एग्जामिनर्स का काम है, क्वेश्चन पेपर्स का काम है। सो यू आर नॉट सपोज टू रटोफाई पीरियोडिक टेबल एट ऑल। जो चीज पहले ही डिस्कवर हो चुकी है उसको दोबारा डिस्कवर कराने का कोई शौक नहीं है किसी का भी। ठीक है, तो वही बात है, बार बार रटने का मतलब है कितनी बार पहिया डिस्कवर कर लोगे। व्हील हो चुका है इन्वेंट, बार बार इन्वेंट नहीं करना जी। उनका एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है। यस, जो भी फाइंड किया, यस, एब्सोल्युटली राइट। कैसे फाइंड किया, बहुत बड़ी चीज है, वो अभी आप लोग नहीं ले पाएंगे। तो थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा ऐसा मैंने क्यों कहा। अब रदरफोर्ड और मोस्ले को बाय बाय कर दिया, इनकी जनरेशन गई अब, दे आर नो मोर। ठीक है, अब आ गए उसके बाद कुछ चीजें, क्योंकि अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारे लिए बहुत फेमस हो गया, अब हमें पता चल गया 3 चीजें हैं एटम के अंदर। तो ये मैं फर्स्ट क्लास में करा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि डीपीपी 1 2 में इसके क्वेश्चंस हैं, अभी तक कुछ बच्चे इन आउट चल रहा है, एक क्लास लगाई, एक नहीं लगाई, फिर लगाई, या जो भी है, एक बार वाइंड अप करने के लिए फॉर एवर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ये मैं करा चुकी हूं आपको, तो आपको नोट नहीं करना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें आइडेंटिकल या सेम होते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर मैंने दे रखा है 19, हमेशा गिवन होगा। अगर ये न्यूट्रल होता तो इस पे कितने प्रोटॉन होते? 19। और प्रोटॉन तो हमेशा ही 19 होते। अगर ये न्यूट्रल न्यूट्रल होता तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होते? 19। बट ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे क्या चार्ज है? प्लस। एक प्लस चार्ज का मतलब क्या है? इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 18। इसके पास कितने बचे? 11 में से एक निकाल दो, 10। 20 में से दो निकाल दो। तो इनमें से अगर तुम्हें कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ढूंढने को कहता, तो पोटेशियम प्लस और कैल्शियम 2+ बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इतना करा डाला है मैंने पहले ही क्लासेस में और डीपीपी में कि मैं इसको ज्यादा नहीं ले रही, लेकिन सारे आइसो एक साथ लेने थे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्लियर हुआ, इस पे पहले हो चुकी है क्लास। अब आ जाते हैं इन पे, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसलिए लिया कि पांचों एक आइसो 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 सामने आ जाए एक बार। तो अब अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं, आइसोटोप्स भी पहले तो ले चुकी हूं, लेकिन मैंने उसका बेटर डिटेल नहीं लिया था, वो आज लूंगी। आइसोटोप्स का मतलब होता है एक ही एलिमेंट के ऐसे 2 एटम्स या 3 एटम्स जिनका मास अलग है। इससे पहले क्या चल रहा था रदरफोर्ड और डल्टन की लाइफ से? उन्होंने क्या कहा था? एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं जी। हाइड्रोजन के सारे एटम, साइज, शेप, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास सेम होगा एकदम? नहीं। क्या आया मेरे सामने?
हाइड्रोजन गैस का सैंपल लाई मैं, हाइड्रोजन एटम्स का सैंपल लाई, एक ऐसा एटम की कैटेगरी निकली जिसका मास था 1, मास था 1। एक कैटेगरी ऐसी निकली जिसका मास था 2, एक कैटेगरी ऐसी निकली जिसका मास था 3। सिमिलरली कार्बन का सैंपल लाई, कार्बन के सैंपल में कुछ कार्बन एटम, ज्यादातर कार्बन एटम थे जिनका मास था 12, लेकिन कुछ 0.2%, 0.3% ऐसे एटम थे जिनका मास था 14। ये सब आपको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा रखा है। लेकिन सोचो इस डिस्कवरी से किस पे क्या बीता, डेल्टन पे। पहला पॉस्टुलेट इंडिविजिबल है, उसको तो हम पहले ही उड़ाए भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, आप छोड़ो आपका एटम गलत है। दूसरा पॉस्टुलेट उन्होंने क्या दिया था डेल्टन ने, एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होंगे। दूसरे पॉस्टुलेट को भी उड़ा दिया हमने। जैसे ही आइसोटोप डिस्कवर हुए हम डेल्टन के पास गए, सर पहला पॉइंट तो जो गड़बड़ था सो था, आपका दूसरा पॉइंट भी गलत था। दूसरा पॉइंट क्या था कि सारे एटम एक जैसे होते हैं। कहां सारे एटम एक जैसे होते हैं, हाइड्रोजन के एक सैंपल में 3 तरह के एटम मिल गए, जिसमें एक का मास 1, एक का 2, एक का 3। इतने भारी होते हैं तो डेंसिटी भी बदल गई, सब कुछ बदल गया, तो कहां आइडेंटिकल। अब आती है बारी, इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन, एच, हाइड्रोजन। इसको क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम। इसको क्या कहते हैं, ट्रीटियम, राइट। वैसे इसको सही नाम अगर बताऊं, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। जो ट्रीटियम है ये रेडियो एक्टिव है, ये तो बनते ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। मुझे आप लोग बताएं इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने। इकलौता एक एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। कभी पीरियोडिक टेबल वैसे देखा है आपने, बुक्स में कहीं 10th के सिलेबस में तो काट दिया है, अगर कहीं देखा हो तो आपको दिखेगा उसमें हाइड्रोजन अलग से थोड़ा उचका के बना रखा है और अलग रंग का डब्बा पहले ग्रुप के ऊपर बना रखा है, लेकिन उसको से थोड़ा सा ऊपर कर रखा है। क्यों, इकलौता एक एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, आप उसको किसी के साथ रख भी कैसे सकते हो। वो उसमें एक ऐसी चीज है जो बाकी 121 एलिमेंट से मैच नहीं होती, इसीलिए हाइड्रोजन को कोई लोकेशन दी नहीं गई पीरियोडिक में। भी चल रहा है झगड़ा कि इधर रखें इधर रखें, और एक बात पे सारे साइंटिस्ट एग्री किए, हाइड्रोजन को बीच में रखो। तो जब आप आगे आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे हाइड्रोजन की जगह, अभी तो ठीक है अभी आगे बढ़े ही नहीं है केमिस्ट्री में, मतलब 12 तक तो क्या ही बढ़ेंगे। इस तरह से यहां एक डब्बा अलग सा बना रखा है हाइड्रोजन का, और हीलियम के डब्बे को इसके साथ मर्ज किया हुआ है, इसको थोड़ा सा उठा के बनाया हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन पर आज तक भी लड़ाई चल रही है। लड़ाई का एक बढ़िया रीजन क्या है, आप इसको बाकी एलिमेंट से मैच ही नहीं कर सकते, इसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, बाकियों में न्यूट्रॉन बहुत पड़े हैं। तो इसको किससे मैच करवाया, किसी से भी नहीं। ऐसी लाइनें बना के, हमारी एनसीईआरटी नहीं अलाउ कर रही इसलिए हम नहीं दे पाते, लेकिन अब एनसीईआरटी से आगे बहुत डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, हाइड्रोजन यहां देते हैं क्योंकि किसी से मैच ही नहीं करता, इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। सो माय क्वेश्चन नाउ, ड्यूट्रियम और टीट्रियम तीनों समझ आ गए। ड्यूट्रियम को हैवी हाइड्रोजन कहा गया। आप कहोगे हैवी हाइड्रोजन तो इसको कहना चाहिए था, ये सबसे भारी है। भाई ये रेडियो एक्टिव है, टिकता ही नहीं है, इसको नहीं रख सकती मैं, ये तो तुरंत किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। तो हैवी ये होते हुए भी हैवी हाइड्रोजन किसको कहा गया, ड्यूट्रियम को। तो कल को मैं कहूं बच्चों H2O और D2O में क्या फर्क है, सॉरी फिर से, D2O इज हैवी, मोलर मास इसका ज्यादा होगा। ओके बिल्कुल सही, और कोई डिफरेंस ना, H और D का डिफरेंस नहीं पूछ रही, H2O और D2O का डिफरेंस पूछ रही। डेंस होगा, प्रॉपर्टीज का डिफरेंस नहीं आता एक्चुअली आइसोटोपिक इफेक्ट से। आप बोलोगे एक में तो प्रोटियम है एक में ड्यूट्रियम है, लेकिन वैसे बता दूं इसको कहते हैं हैवी वाटर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये इस्तेमाल होता है, इसे बोलते हैं हैवी वाटर। आप पी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम जिंदा रहेंगे, इसको पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते हैं हैवी वाटर, इसको वाटर। तो कभी भी 11th 12th में कहीं भी हैवी वाटर आ जाएगा तो ये मत कहना हमें आता नहीं। ड्यूट्रियम का वाटर है तो वो कहलाता है हैवी वाटर।
ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है, इसका कोई केमिकल रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए मैंने कोई हैवी वर्ड यूज नहीं किया। तो हैवी वाटर, हैवी हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, समझ के क्लियर है? चलिए, तो आइसोटोप कोई और आपने पढ़ा हो, मैंने एग्जाम्पल में ना लिखा हो। क्लोरीन, बताएं, मेरी हेल्प करें। क्लोरीन का मास 35 और उसका एक और का 37। नंबर किसी को याद है? कोई और? ओहो, कहाँ पहुंच गए हम, तो छोटे छोटों में ही चलेंगे। यूरेनियम नहीं चाहिए मेरे को। और आर्गन का कोई आइसोटोप नहीं है। ब्रोमीन, पोटेशियम पढ़ा हो तभी बताना भाई, कहां से आया पोटेशियम? पोटेशियम मेरे को तो नहीं लगता है, लाना यार अगर है तो। आई डोंट थिंक, बट बहुतों के। ब्रोमीन, ब्रोमीन बोला है ना किसी ने? ब्रोमीन का भी आइसोटोप है। छोटे छोटे में बोलो, बड़े बड़ों के बोले जाए। और कोई? नाइट्रोजन, इसका भी आइसोटोप है। ठीक है, मिलेंगे ये और आपको रास्ते में। कार्बन का 13 नहीं है ना, 12 और 14 है, 13 नहीं है कार्बन का। इस कार्बन 14 को रोजमर्रा की लाइफ, रोजमर्रा तो नहीं, साइंटिफिक लाइफ में कहां सुना है? कार्बन डेटिंग। क्या होता है कार्बन डेटिंग? फॉसिल्स की एज पहचानने के काम आता है, राइट? कि कोई फॉसिल मिला है तो मेरे को उसकी एज पहचाननी, कैसे कैसे मतलब? हाँ, नहीं अगे एक सेकंड, ऐसे को समझाओ जिसको साइंस नहीं आती। तुम्हारे सामने बिल्कुल 8th क्लास का बच्चा खड़ा है यार, ये तो पढ़ा लिखा ही समझ पाएगा ये बात। और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज के अपने दोस्त को समझाना है। बस, क्या चीज बदलती है? थोड़ी सी केमिस्ट्री ले आओ, परफेक्ट चीज। हाँ, ऐसा होता है, आप जब पैदा होते हैं, आपकी बोन्स में हर जगह कार्बन होता है। उस कार्बन में थोड़ा सा हिस्सा कार्बन 14 का भी होता है। जो जैसे ही कोई बॉडी डेड होती है, उसका कार्बन 14 डिके होना शुरू हो जाता है। लिविंग सैंपल का कभी डिके नहीं होता, डेड सैंपल में वो चीज डिके होनी शुरू हो जाती है। तो कितना डिके हो गया और कितना बचा, उससे अंदाजा लगा लेते हैं कितना साल पहले ये मरा होगा, कितना साल पहले ये पेड़ टूट के गड़ गया होगा। क्योंकि जिस दिन ये पेड़ की टहनी टूटी होगी, उस दिन इसका डिके स्टार्ट हुआ होगा। तो वो जो बदलाव होता है, उससे उसकी एज का अंदाजा लगाया जाता है। तो कार्बन 14 इज लिटिल बिट नोन थिंग टू यू। ये अब हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग को। आइसोबार्स, आइसोटोप्स क्लियर है सबको? यस, इसका ना काफी अच्छा डिटेल तुमको मिलेगा। क्लास 12th का एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहां तुम सैंपल्स की एज निकालोगे कि एक न्यू बॉर्न बेबी की बोन में इतना स्ट्रोंशियम पाया गया और अब इतना है, उसकी एज निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन, टाइम निकालने के, एज निकालने के, जहां पर हम 30 साल, 40 साल और दूसरे सैंपल के 5-5 हजार साल निकालेंगे। 12th में हमें ये कैलकुलेशंस करनी है। वी विल बी फाइंडिंग सैंपल्स एज। बहुत स्लो डिके करता है, आपको पता है। वैसे तो मैं क्लास से भटक रही हूँ, बट इट्स ओके। 5,000 साल लगते हैं 1 ग्राम को खत्म होने में। हाफ लाइफ ये खत्म भी नहीं, आधा होने में। यूरेनियम की हाफ लाइफ के बारे में किसी ने सुना है? हजारों साल है। यानी अगर आप 1 ग्राम यूरेनियम ले आए, लगभग 5,700 साल बाद, तो वो आधा ग्राम होगा बालक, खत्म तो क्या ही होना है। फिर 5,700 साल लगेंगे, आधे का भी आधा, 1/4। फिर 5,000 साल लगेंगे, उसका भी आधा। दिस इज क्लास 12th चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। पढ़ेंगे, बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा इतने झूठ में जी रहे थे हम कि रिएक्शंस कभी खत्म ही नहीं होते हैं। यस, ये बहुत बड़ा झूठ है। दिस रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म दिस, नो। ये चले जा रही है रिएक्शन, चले ही जा रहे हैं कुछ चीजें जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। तो अभी 11th में बता दिया तो भरोसा उड़ जाएगा अपने आप से, इसलिए नहीं बता सकती मैं। मैंने भी ये बात भी इसलिए बोली, बताने के लिए कि मेरे को आता है। अगर मैं कोई चीज नहीं बता रही हूं तो तुम अभी उस लायक नहीं हो, तुम्हें वहां पहुंचना है। वी विल बी डूइंग इट इन क्लास 12th। अब जरा अपने टॉपिक पे आए, आइसोबार्स। पता ना इसमें क्या फर्क है इन तीनों में? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का फर्क है। मतलब एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम, आइसोटोप्स में क्या बोलती थी? एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम।
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सॉरी, यहां मैं क्या बोलूंगी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी अब ये बताने की जरूरत नहीं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बड़ा ऑब्वियस है, एलिमेंट अगर अलग है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होगा। तो अगर मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम आ गया, उसको बोलते हैं आइसोबार। नोटेड? आ गया सबके पास? नोट कर रहे हैं मेरे साथ साथ करना, ये कोई टफ चीज नहीं है जो मैं पहले सुनवाऊं फिर नोट कराऊं। इसे मेरे साथ साथ नोट करिए। देखना बाकी लोग जो नोट कर चुके हैं, जो नोट कर रहे हैं, सबका वेट कर रही हूँ। आइसोटोन मेरे बताए बिना समझ आता है? बहुत बोरिंग हो जाएगा बताना मेरा। निकाल के दो वो सेम नंबर न्यूट्रॉन तीनों में, ऐसे नहीं। तीनों के न्यूट्रॉन मेरे को निकाल के दीजिए। 8 8 8 तीनों में। 15 में से 7 गए, 8। न्यूट्रॉन ऐसे ही निकाल रहे थे लास्ट क्लासेस में। 14 में से 6 गए, 8। 16 में से 8 गए, 8। तीनों अलग अलग एलिमेंट के। कमाल की बात क्या है, ना उनका एटॉमिक नंबर सेम है, ना उनका एटॉमिक मास सेम है, लेकिन क्या चीज सेम है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। आइसोडाइफर्स नोट करिए। फिर मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूं, आपकी डीपीपी 2 के आपने करने हैं, मैंने चेक करने हैं। ममता मैम मैं आके आपके पास चेक करेंगे। पहले आइसोटोन्स नोट कर लीजिए। आज का टेस्ट जरूर पकड़ा देना मेरे को एक बार। अब क्योंकि मेरे को रदरफोर्ड के बाद बोहर पे जाने के लिए कुछ सवाल पूछने हैं रदरफोर्ड से, उन सवालों की तरफ जाने के लिए मुझे कुछ थ्योरीज पता होनी चाहिए। अगेन ये क्लास 10th की फिजिक्स उठा के लाई हूं मैं, वेव्स। क्या मेरी क्लास को पता है वेव कैसे बनाते हैं? कहां देखी है ऐसी वेव? किताबों में बना के दे दिया? अच्छा देखी है तुमने? किधर? नहीं मतलब तुम लोगों ने आंखों से देखी है साउंड वेव्स? मेरे को भी दिखा दो प्लीज। एनीवन? तुम्हें किताबों के अलावा वेव्स कहां देखने को मिली हैं? देखी है? सर यूं यूं जो तुम बना रहे हो, यस, एक ही जगह देखी है। अगर आप खड़े पानी में पत्थर फेंको तो आपको ऐसे कुछ दिखता है, उसी की वजह से ये है। और जिन्होंने साउंड वेव बोला, जहां तक मुझे पता है ये होती हैं साउंड वेव्स। ईसीजी वगैरह भी देखोगे वो साउंड वेव नहीं होती, वो भी कुछ वेव्स होती हैं, इस तरह की होती हैं। इसको जब मैं खींचती जाऊंगी मैग्नीफाई करती जाऊंगी ना, तो ये आएगा। और ये इसीलिए बनाया कि आपकी आंखों को ये बहुत देखा हुआ है। तो आज से पहले आपके लिए वेव्स का क्या मतलब था, ये, दिस इज वेव, दिस इज क्रस्ट एवरीवन, दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रस्ट। पहाड़ को क्रस्ट कहते हैं, और जो हम नीचे गड्ढा खोद रहे हैं उसको ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। कभी वेव सोचनी हो, बिल्कुल आउट ऑफ योर माइंड बात करने वाली हूं, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, जो किताबें नहीं बताती। वेव किसको कहते हैं अगर मैं आपसे अब पूछूं, इसके अलावा आपको बताया ही नहीं गया कभी, इसलिए मैं पूछ भी नहीं रही, ना एक्सपेक्ट कर रही हूं। हर चीज, ममता आवाज आ रही है तुम्हारी प्लीज, हर चीज जो कॉन्टिन्यूअसली मूव करती है लगातार बिना ब्रेक के, नाउ चेक द मोशन, चेक माई हैंड। कभी पानी, खड़े पानी में पत्थर फेंको तो तुमने ऐसे देखा है विद ब्रेक्स? नहीं। तुम क्या देखते हो? विदाउट एनी ब्रेक, स्पॉन्टेनियस। तुम पहचान भी नहीं सकते हो इस जगह पे क्रस्ट आया था और इस पे ट्रफ, आप पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। लगातार होती हुई किसी भी चीज को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस। वेव आज के बाद हर उस चीज को बोलोगे तुम जो लगातार आ रही है, बिना रुके आ रही है। यहां से यहां ये जो लाइट आ रही है, ये लगातार आ रही है। अगर बिना देखे मैं इसके लिए क्या यूज कर लूंगी, अब ऐसे आ रही है। ये जो शेप दे रहे हैं, इट इज ओनली टू इंडिकेट वन थिंग, समथिंग इज कमिंग कॉन्टिन्यूअस, इट मीन्स इट इज अ वेव। जो लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, वन लास्ट टाइम, आई नीड यू हेयर, राइट? जो लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, आई नीड यू हेयर। मेरी मैक्सवेल थ्योरी बर्बाद हो जाएगी, तो आई नीड यू हेयर। दीवार, फर्श, एसी, पेंट, कॉपी, किताब बाद में देख लेना। आप यहां आए हैं मेरे मेरे पढ़ने के लिए, प्लीज यहीं देखिए एवरीवन। अगर कोई चीज लगातार मूव करती है, आपने देखा नहीं है पानी के अलावा,
साउंड वेव्स कॉन्टिन्यूस मूव करती हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट कॉपी में साउंड वेव ऐसे या ऐसे बनानी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है, इसको मैग्नीफाई कर दूंगी तो ये भी क्रस्ट और ट्रफ नजर आ रहे हैं मेरे को। इस बल्ब से मुझ तक लाइट कैसे आ रही है, आप तक लाइट कैसे आ रही है, आप नहीं देख सकते, इनविजिबल है। सन से कैसे आ रही है आप नहीं देख सकते, इनविजिबल है। आप बताओगे ऐसे आ रही है। हर वो चीज जो आपको बताई जाए कॉन्टिन्यूस आ रही है, उसको आज के बाद क्या बोलेंगे, वेव्स। वेव्स इसको नहीं बोलेंगे आप कि ये होती है वेव्स, नहीं। आज के बाद क्लास 11th के इस लेक्चर के बाद आपसे कोई पूछे वेव्स क्या होती हैं, प्लीज डोंट यूज दिस। वेव्स क्या होती हैं, हर वो चीज जो कॉन्टिन्यूस आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत खराब एग्जाम्पल दे रही हूं, 2 क्लासेस बाद इस एग्जाम्पल को रिजेक्ट भी करूंगी, कहीं जाके बोलना नहीं, लेकिन मैं रिजेक्ट भी करूंगी। नलके से पानी भी तो लगातार आ रहा है, यस, वो भी वेव है। 2 दिन बाद इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसी जगह भी वेव बोल सकती हूं, कुछ भी लगातार आ रहा है तो उस मोशन का नाम बोल दिया वेव। तो आपको वेव पढ़नी इसलिए जरूरी है, हर वो चीज जो आप तक पहुंच रही है जो दिख नहीं रही, शायद वो वेव की फॉर्म में पहुंच रही है कॉन्टिन्यूस। तो वेव जब आएगी, क्रस्ट और ट्रफ पता चल गया। लेमडा क्या होता है, वेव की लेंथ। लेकिन क्लास 10th में आपको क्या वेवलेंथ बताई जाती है और हम आपसे क्या वेवलेंथ एक्सपेक्ट करते हैं। तो बच्चों से जब मैं पूछती हूं, अगर आपसे पूछूं व्हाट इज वेवलेंथ, राइट, या कह देते हैं, जो मैं थी भाई 10th में, मैं तो यही कहती थी, अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ मेक्स वन वेवलेंथ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक वेवलेंथ बनाते हैं। लेकिन जो यहां से आया वो ज्यादा बेटर था। मिड पॉइंट ऑफ वन क्रस्ट टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर क्रस्ट। 2 क्रस्ट के मिड पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, या 2 ट्रफ के मिड पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको कहते हैं वेव लेंथ, लंबाई। आप पहचानना जरा इसको, सभी लोग थोड़ी नींद भगाते हैं, 2-3 बच्चे उबासियां ले रहे हैं, ये और ये किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, नीचे वाले की। दिख रहा है ना, वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब ये कोई बताने की जरूरत नहीं होगी आजकल, और इसकी तो बहुत ही कम है। तो जितनी कम वेवलेंथ है उतना सिकुड़ जाएगी वेव, जितनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है उतना फैल जाएगी वेव। आप देख नहीं सकते, लेकिन सुना होगा रेड कलर डेंजर साइन के लिए क्यों यूज होता है, लंबी वेवलेंथ। 5 वेवलेंथ छोड़नी है एक बल्ब ने, और वो लंबी वेवलेंथ है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे पीछे बैठे बच्चे पे जल्दी पहुंचेगी, और ब्लू कलर ने 5 ही वेवलेंथ छोड़नी है और उसकी बहुत छोटी वेवलेंथ है, 4th रो में ही ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। ये होता है लंबी वेवलेंथ, मतलब लंबी रीच, हाथ बड़े हैं बस, तभी रेड कलर की यूसेज डेंजर सिग्नल्स या इमरजेंसी सिग्नल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो वेवलेंथ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको 9-10 से आता है। बाकी का ध्यान मेरा आज का क्लास टेस्ट रख लेगा कि आपसे क्या पूछना है, डीपीपी रख लेगी। डोंट राइट दिस टॉपिक एट ऑल, जो लिखना होगा वो मैं बताऊंगी। अब वेव लेंथ आपको पता लग गई, आप ये 10th में करके आए हैं। वेव लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, जो लेंथ की होती है। और अभी आजकल तो फिजिक्स में मेरे ख्याल डायमेंशन ही चल रहे होंगे, एमएलटी चल रहा होगा फिजिक्स में। कोई ट्रेजेक्ट्री नहीं आई होगी, कोई मोशन नहीं आएगा, कोई ग्रेविटेशन नहीं, कोई मैग्नेटिज्म, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी सब जगह एमएलटी चल रहा है, डायमेंशंस। वेरी गुड। सो मीटर है मेरे पास लेंथ की यूनिट, लेकिन केमिस्ट्री में मीटर में बात नहीं होती, क्योंकि केमिस्ट्री में बात कहाँ होनी है, एटम। तो केमिस्ट्री में बात किस में होती है, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर। लास्ट क्लास में करा दिया। अगर आज के क्लास टेस्ट में इन कन्वर्जन्स की जरूरत पड़ी तो मैं बोर्ड पे दे दूंगी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे कभी छुपाई जाए, आपको क्वेश्चंस में भी दे दी जाती है। हमें कैलकुलेटर्स नहीं बनाने, आप लोग कैलकुलेटर बनने नहीं आए हैं यहाँ, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको दे दिए जाएंगे, अगर आपको नहीं याद है बिंदास सुनो। कि आप अगर मेरे से पूछोगे माइक्रोमीटर क्या होता है, आई विल टेल यू 10⁻⁻6 मीटर। तो पीको, एंगस्ट्रॉम, माइक्रो लास्ट क्लास में हो गया था। आज की क्लास में आप मेरे से पूछेंगे टेस्ट में, मैं दे दूंगी। नैनोमीटर भी हो गया था एवरीवन। तो यूजुअली हम केमिस्ट्री में वेवलेंथ, या नॉर्मल फिजिक्स में भी वेवलेंथ, मीटर के बजाय एंगस्ट्रॉम, पीको, माइक्रो और नैनो में बात करते हैं। वेव लेंथ क्लियर हो गई,
एवरीवन, अगर मैंने आपको आधे क्रस्ट का डिस्टेंस दिया, आप मेरे को वेवलेंथ बता दोगे? लिसन, आधे क्रस्ट का डिस्टेंस दे रही हूं, दिस डिस्टेंस इज 2 पिकोमीटर, वेवलेंथ क्या होगी? टेक योर टाइम, 8 भी आया, 4 भी आया, जो इसकी लेंथ है वो इसकी होगी बच्चों, ठीक है? अब इसकी लेंथ है 2, फिर आधे ट्रफ की भी लेंथ 2, आधे और ट्रफ की भी लेंथ 2, और आधे क्रस्ट की भी 2। वेवलेंथ होती है दो क्रस्ट के बीच में, तो कितनी आ गई वेवलेंथ? 1। ये मतलब पता है ना, गुड टू गो फॉर फिजिक्स, गुड टू गो फॉर केमिस्ट्री वेव्स। मेरे को अगली क्लास में जब बताना होगा ना, इस लाइट से ऐसे मेरे तक वेव आ रही है, आप बड़े आराम से पहचान लोगे वेव लेंथ का क्या मतलब बोला था मैम ने, उसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो वेव लेंथ का मतलब समझ आ गया सबको? ये मैथमेटिक्स भी समझ आ गई, कैसे निकालोगे? परफेक्ट। यूनिट्स नहीं भी आई तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको करा दूंगी, रटानी है। ये पीको होता है 10⁻12, नैनो होता है 10⁻9। वेव लेंथ के बाद आपके लिए आता है, ये सुना हुआ है सब कुछ आपका, फ्रीक्वेंसी। आपकी यहां आने की फ्रीक्वेंसी क्या है? जवाब दो, ये छोड़ो, इनके तो किताबी ज्ञान है। दिशा, यहां आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरे पास आने की? ये वही सवाल है जिसका जो भी तुम जवाब दो मैं तुम्हें गलत कर सकती हूँ, इसलिए डरो मत, सारी क्लास को गलत साबित कर सकती हूँ। यहां आने की फ्रीक्वेंसी क्या है? धैर्य, मेरे पास, मेरे क्लासरूम में। मैंने तो सिंपल पूछा, यहां आने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 पर डे? ये का बात हुई भाई? और क्लियर? लक्ष्मी, नहीं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक जगह आप कितनी बार आ रहे हो। स्कूल जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10th क्लास तक स्कूल जाने की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 6 डेज अ वीक। अगर इसने अ वीक ना बोला होता और बोला होता 6 डेज, मेरा मतलब सस्पेंस खत्म कर दिया तुमने सारा, यू किल्ड माई वट एवर प्लान आई हैड, कि ये बोलता 6 डेज, मैं कहती अच्छा एक महीने में 6 ही दिन जाते हो। नहीं 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 नहीं, 6 डेज अ वीक। जब तक आप फ्रीक्वेंसी में टाइम बाउंड नहीं करते, मैं 100% आपको गलत कर दूंगी, बट मेरे सारे पैंतरे फेल हो रहे हैं। 6 डेज अ वीक, अ वीक बोले बिना 6 डेज का कोई फायदा नहीं था। आप मेरे को मेरे पास यहां आने की फ्रीक्वेंसी देते हो 3 टाइम्स अ वीक। अगर आप अ वीक नहीं बोलते तो आप गलत थे। मैं कह देती मैंने तो एक महीने में पूछा था, तुम तो 6 डेज अ वीक हो, लो जी गलत। तो आपका जवाब क्या होता? पहले ढंग से पूछो, आप जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हो किस टाइम में पूछ रहे हो? जवाब तो तभी दे पाएंगे हम कि आप मेरे से फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हो एक साल में कितनी बार आना है, आप फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हो एक महीने में कितनी बार आना है, कि एक हफ्ते में। फ्रीक्वेंसी बिना टाइम बार के कोई लॉजिक ही नहीं है पूछने का, इट मेक्स नो सेंस। तो इस इकलौते एग्जाम्पल से तुमको फ्रीक्वेंसी समझ आ गई चीज क्या है। एक ही जगह पर मेरा क्लासरूम, गिवन टाइम एक हफ्ते, आप कितनी बार आते हो? थ्राइस अ वीक। एक ही जगह पर एक ही वेव एक सेकंड में कितनी बार आएगी? दैट इज फ्रीक्वेंसी। आप कहते हो थ्राइस अ वीक, और अब मैं क्या कहूंगी? वेव लेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या? वही वाली वेव जिसको मैंने ब्लू बना रखा है, वही वेव इस मेरी मुट्ठी को कितनी बार टच करती है एक सेकंड में, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। कितनी बार? राइट, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ, अच्छा आपने ऑसिलेशंस ये करने हैं तो ये कर लो, पेंडुलम के फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है। एक सेकंड में वो पेंडुलम मिड पॉइंट, मीन पोजीशन पे कितनी बार आ रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। आप मेरे पास कितनी बार आ रहे हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार आ रहे हो पर टाइम। आप एक साल पूछ लो, एक घंटा पूछ लो, एक सेकंड पूछ लो, एक मिनट पूछ लो, वो डिपेंड करेगा। तो नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, गिनती की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो यहां लिखना पड़ेगा 1। टाइम की यूनिट एसआई क्या है? सेकंड। तो कोई मेरे को बताएगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या आई? सेकंड इनवर्स, क्लास 10th में पढ़ा है। सच बताइएगा, फ्रीक्वेंसी का ये मतलब पता था क्लास 10th में? आप रोजमर्रा की भाषा में फ्रीक्वेंसी यूज करते हो? आज से यूज करो। ये पता लगता है क्लास 11th में आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड, कि आप पूछिए
क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी यहाँ आने की, पता लग जाता है। ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाला बच्चा है। आप लोग फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं यूज करते होगे, जरा फिजिक्स की किताबों में यूज किया होगा। प्लीज स्टार्ट यूजिंग दीज, ये आपकी डे टू डे लाइफ में घुसने चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हुई, सेकेंड इनवर्स। मिनट इनवर्स हो सकती है, यस वो तो ऐसा ही है इसलिए सेकंड देना पड़ा, बट अदरवाइज मिनट इनवर्स भी हो सकती है, आवर इनवर्स भी, ईयर्स इनवर्स भी। मेरी मर्जी में किसी भी चीज की बात पूछूं। साइंटिस्ट हर्ड्स को रिस्पेक्ट देना था। आजकल क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट देना होता है उसके नाम पे एक अवार्ड अनाउंस कर देते हैं। यस, नहीं वो तो सर और डॉक्टर भी देते हैं, लेकिन अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो दादा साहब फाल्के को मेरे को रिगार्ड देना था, उसके नाम पे मैंने अवार्ड चला दिया। गवर्नमेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, या किसी के नाम पे डाक टिकट, पहले होती थी टिकट, बहुत रिलीज होती थी डाक डाक टिकट। आप तो उस जनरेशन के हैं ही नहीं जो चिट्ठियां लिखें या कार्ड्स भेजें किसी को, तो हमें टिकट लगानी पड़ती थी। पोस्ट ऑफिस से टिकट मिलती थी, और वो बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम की टिकट्स होती थी, 5 रुपए की लगानी है, 10 रुपए की, कुरियर चार्जेस को कह लीजिए, टिकट खरीद के लगाने होते थे, वही कुरियर चार्जेस होते थे। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में क्या होता था, यूनिट उनके नाम पे डेडिकेट कर देते थे। तो साइंटिस्ट हर्ट्ज के नाम पे सेकंड इनवर्स को डेडिकेट कर दिया गया। आप न्यूटन भी तो सुनते ही होंगे फोर्स वगैरह में, वो न्यूटन क्या है, साइंटिस्ट न्यूटन को रिस्पेक्ट देने के लिए एक यूनिट का नाम ही न्यूटन रख दिया। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स भी है, मिनट इनवर्स भी है, सब कुछ है, साथ में हर्ट्ज भी है। हर्ट्ज पे इनवर्स मत लगा देना, हर्ट्ज भी है। यानी अब फ्रीक्वेंसी भी सबको समझ आ गई, राइट। वेलोसिटी मुझे लगता नहीं समझानी चाहिए, पढ़ो जरा, किसी को कोई डाउट वेलोसिटी में क्या लिखा है मैंने। ये नोट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को रदरफोर्ड के घर जाना है कुछ सवाल पूछने, ये उस सवाल की तैयारी हो रही है। वेलोसिटी, तुम तो एक्सेलरेशन भी पढ़ के आए होगे, 12th तक केमिस्ट्री में एक्सेलरेशन नहीं आना है, हम तो बस यहीं रह जाएंगे वेलोसिटी तक ही। हम हमारे लिए तो एक्सेलरेशन बहुत बड़ी चीज होगी, पता नहीं क्या बात कर रहे हो तुम लोग। तो वेलोसिटी तक तो कर ही लोगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या मेरी क्लास को पता है? अगर आज के टेस्ट में मेरे को ऐसा क्वेश्चन मिला जहां वेलोसिटी ऑफ लाइट की जरूरत हुई, तो मैं ना दूं चलेगा, क्योंकि कभी नहीं दी जाती। ये 9th-10th के बच्चे से एक्सपेक्टेड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आती होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं आती तो आप नोट कर सकते हो कि मेरे को याद करनी है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए। नमन, याद रहेगी जी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब मुझे बताइए, इसको मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं, इक्वालिटी का लाऊं, तो उसके लिए मेरे को एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। और जहां तक मैं मानती हूं क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, वो कांस्टेंट है सी। और सी की वैल्यू तो फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर बच्चों यहां मीटर पर सेकेंड आ गया, तो आई एम फोर्स्ड फॉर टू थिंग्स। और किन दो चीजों के लिए मैं फोर्स्ड हूं? अब जो फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट होगी वो पक्का सेकंड्स में होगी। वेवलेंथ जो मेरे को यहां पर लिखनी पड़ेगी, वो पक्का किस में लिखनी पड़ेगी? मीटर्स में। तो मेरी क्लास मेरे को एक क्वेश्चन करके दे, देयर इज अ वेव हैविंग वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम। अगर किसी वेव की वेवलेंथ है 400 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जिन लोगों को आता है लग जाओ, जिनको नहीं आता वो मेरे पास यहां बोर्ड पे देखो। मुझे पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक ही रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लेमडा। अच्छा, मेरे से इस क्वेश्चन में लेमडा दे के म्यू पूछ लिया, तो मैंने म्यू एज इट इज लिखा। सी की वैल्यू मेरे को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पुट करनी है। वेवलेंथ की वैल्यू क्या पुट करनी है? 400, बट मीटर में। तो एंगस्ट्रॉम की जगह लास्ट क्लासेस में हमने देखा है, हम 10⁻⁻10 डाल देते हैं। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? 400 × 10⁻⁻8 मीटर्स। यूनिट्स मैच हो गई। उसके बाद
सॉल्व करेंगे। मैं कोई गलती करूंगी तो पकड़ लेना बच्चों। आंसर दे रहे हैं, मेरे को लगा मैंने कोई गलती की है, वो बता रहे हैं। अच्छा, मैंने सेट कर दिया। हाँ, मेरे को लग तो रहा था मैं कुछ तो गलती कर रही हूँ। हाँ जी, ठीक है, वो तो तुम कर ही लोगे। 400 का 4 कर दोगे तो मैं नहीं कर रही, बस तुम्हें जो करना है तुम करो। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में। मैं आपको अपने तरीके से करा रही हूं। फाइनली कुछ गलती है तो पकड़ लेना, ठीक है। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, नीचे 4 छोड़ दिया मैंने। 10⁻−10 ऊपर जाके क्या हो गई? 10⁻। अरे भाई मेरे को करने दो, तीसरी बार बोल रही हूं। और वो 2 जीरो उठा के मैं ऊपर ले गई। 2 जीरो नीचे क्या थे? 100। 10⁻2, उस 2 को ऊपर ले गई तो 10⁻−2। कोई हो सकता है इसमें मेरे जैसा स्लो बैठा हो, तो मैं उसको इन्वॉल्व कर रही हूँ जस्ट फॉर दिस पर्पस, ठीक है। सो मेरे को तो मेरे जैसा कोई बैठा हो तो उसका ख्याल रखना है। 3/4 तो हम सबको पता होगा, 0.75, 3/4। इट इज 0। नहीं तो पता हो तो नहीं निकाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इनटू, अब बता दो तुम लोग। 10⁻16, ये मेरा आंसर आया फ्रीक्वेंसी का। अगर आप वेवलेंथ दे के मेरे से फ्रीक्वेंसी मांगते या फ्रीक्वेंसी दे के, हर्ट्ज दे दो, सेकंड्स दे दो, सेकंड इनवर्स दोनों चलेंगे दौड़ के, वो आपकी फ्रीडम है। सेकंड इनवर्स दे दीजिए या हर्ट्ज दे दीजिए, या मैं कुछ करूंगी वो तो अलग बात है, मेरा टेस्ट ख्याल कर लेगा। हाँ, वो भी अभी ना स्टैंडर्ड नोटेशन मैंने बात नहीं की, तो आज मैं उसको छेड़ नहीं रही। अगली क्लासेस से आपको बताना शुरू कर दूंगी। साइंटिस्ट को, टीचर्स को पसंद नहीं आता आंसर 0 से शुरू हो, तो एक डेसिमल करिए। और ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। स्लो स्लो वो भी ले आऊंगी। वन लास्ट थिंग, एक आखिरी चीज, वेव नंबर क्या होता है? फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट नहीं बता रही, वो अगली क्लास में जाएगा। आज के लिए आखिरी चीज, ये नहीं सुना होगा आपने, मेरे को अंदाजा है, क्योंकि ये फिजिक्स में इस्तेमाल ही नहीं होता, इस्तेमाल ही केमिस्ट्री में होता है, रदरफोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। वेव नंबर क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। अच्छा, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स। बहुत से क्वेश्चन में तुम लोग मेरे से पूछोगे दिया क्या है वेव लेंथ की वेव नंबर, मैं कहूंगी यूनिट से पहचानो। अगर यूनिट मैंने दी है मीटर तो वो क्या है? वेवलेंथ। और अगर यूनिट मैंने दी है मीटर इनवर्स तो वो क्या है? वेव लेंथ। मेरे से उम्मीद मत करना मैं सिंबल में बता के दूं, मेरी कोशिश होगी डीपीपी में ऐसे क्वेश्चंस की, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका सिंबल नहीं है म्यू के ऊपर बार। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, न्यूमेरिकल नहीं है, मुझे दो इक्वेशन मिली हुई हैं, आप अपनी कॉपी में करिए। ये तो स्पेक्ट्रम नेक्स्ट क्लास है जो मैंने आपको बताया ही था। मुझे बताओ, एक फॉर्मूला मैंने दिया ये और एक फॉर्मूला दिया ये, क्या इन दोनों को इक्वेट करके फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 मेरे को फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में रिलेशन निकाल के दो, इक्वल्स टू 3। चलो देखते हैं बाकी लोग दे। मेरे को म्यू और म्यू बार में रिलेशन चाहिए, दो इक्वेशन है। पता नहीं क्या करना है, इतना तो 10th वाले ने करा के भेजा होगा, मैं तो सांस ले रही हूँ। चलिए, मैं यहां से 1/λ की जगह म्यू बार पुट कर सकती हूँ एवरीवन, कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है ना, कहीं भी 1/λ देखो उसकी जगह म्यू बार लिख दो। तो यहाँ ये 1/λ ही तो है। मेरे को तो यही बोलना है ना, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1। मुझे बता रखा है 1/λ इज म्यू बार, और यहां भी तो ये इंटू 1 तो कहीं भी कर सकते हैं मुफ्त में। 1/λ इज ऑलरेडी आई नो म्यू बार, तो इक्वेशन 1 कैन बी री रिटन एज दिस, म्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू, सॉरी, वेव नंबर दैट इज म्यू बार। ये है आज का आखिरी पॉइंट जो मैं आपको दे रही हूं।
वेव से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे बताइए। रदरफोर्ड और मोसले के डाउट में जवाब ही नहीं दे पाऊंगी, आज आप पूछोगे भी तो मैं तो सरेंडर करूंगी। लेकिन सिर्फ वेव फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब से रिलेटेड यूनिट्स, कैलकुलेशन, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। एनीवन? तो अब ज्योति मैम आपको दो चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो वेव्स के ऊपर डीपीपी, शायद पूरी ना हो लेकिन 70% हो जाएगी। सारे क्वेश्चन इस पे हैं। म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा। टाइम पीरियड मैंने नहीं कराया, उसके क्वेश्चन आप छोड़ेंगे और अगली क्लास के स्टार्ट में लेंगे। लेकिन 60 to 70% डीपीपी वो भी हो जाएगी। अब आपका होमवर्क पेंडिंग पे आना शुरू ना हो। टेक केयर।